हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। अ, दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, 23 जून को मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। किस तरीके का एग्ज़ाम रहा था, कौन-सा पोर्शन बहुत ज़्यादा टफ रहा, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सामने देखेंगे तो जैसे पेपर का लेवल किस तरीके से था। हम साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट को जैसे हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ्स इसमें पूछे जाते हैं। ओवरऑल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर के ही होते हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में भी देखेंगे कि कौन-सा पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा गया था और साथ ही साथ कौन-सा पोर्शन था जो सबसे ज़्यादा टफ था और कौन-सा पोर्शन सबसे ज़्यादा ईज़ी था। इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। कुछ मैथ्स के मुख्य टॉपिक्स बताऊँगा मैं आपको, कौन-कौन से आपको करने चाहिए और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश के लेवल को लेकर के बात करेंगे कि उनका लेवल कैसा था और सेफ अटेम्प्ट के बारे में जानेंगे कि आपको अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सेफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए आपके, ठीक है? और साथ ही साथ इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, लेकिन इसकी रियलिटी को भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों एक चीज़ और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी एजुकेशनल न्यूज़ सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। ठीक है? तो आप उसे जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम पेपर का लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। पेपर का लेवल कैसा था? देखिए 10th के लेवल का एग्ज़ाम होता है तो पेपर का जो लेवल था ईज़ी ही मान कर के चल सकते हैं हम या ईज़ी टू मॉडरेट एक तरीके से बोल सकते हैं। क्या? पेपर का जो लेवल था वो ईज़ी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे, जो आपकी समझ से भी परे चले जाएँगे। लेकिन हाँ, वो हर एक परीक्षा में होता है, ठीक है? वो आपको हर एक परीक्षा के दौरान देखने के लिए मिल जाता है। कुछ पोर्शन्स तो वो ऐसा होता है कि जिसको आप देखते ही कर लोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, जिनको कुछ बच्चे कर पाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, ठीक है ना? तो आप समझिए तो पेपर का जो लेवल था वो ईज़ी था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिले जो थोड़े करने अ, आसान नहीं थे, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो जीके वाला पोर्शन था, हालाँकि पहले हिंदी वाला पोर्शन खुलता है। आप सभी को पता होगा कि डीएसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के अंदर होता क्या है, जैसे पहला एक सेक्शन खुला, हिंदी का एक सेक्शन खुला, तो उसके बाद आप दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते। ठीक है? नहीं, दूसरे सेक्शन का मतलब आपने एक सेक्शन सबमिट कर लिया, उसके बाद आप सेकंड पर अगर जाओगे तो उसके बाद आप पहले वाले पर नहीं जा सकते। ठीक है? तो आप रिवर्स नहीं जा सकते। एक बार सबमिट हो गया कोई भी सेक्शन तो वो हो गया, उस पर आप दोबारा नहीं जा सकते। मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है? तो सबसे पहले हम हिंदी के ऊपर बात कर लेते हैं। हिंदी था पहले, उसके बाद इंग्लिश खुला और इंग्लिश वाला सेक्शन खुला और इंग्लिश के बाद हमारा जीके वाला सेक्शन खुला और उसके बाद था मैथ्स वाला। ये सबसे अच्छी बात थी कि मैथ्स सबसे लास्ट में दी, ठीक है? और टाइम की तो इसमें कमी ही नहीं थी। भई 2.5 घंटे का टाइम था, 180 मिनट थे। सो 180 नहीं, सॉरी, 120 मिनट थे। नहीं, नहीं, मुझे टाइम भी सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, आई थिंक 2.5 घंटे था। ठीक है? तो 2.5 घंटे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा टाइम होता है और 100 क्वेश्चन करने के लिए। नॉर्मली आप टीजीटी का एग्ज़ाम दोगे या पीजीटी का दोगे तो बहुत कम समय होता है, 2 घंटों में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर टाइम की कमी नहीं थी, आप ईज़िली हर एक सेक्शन को अच्छा टाइम दे कर के बिना किसी गलती की गुंजाइश करते हुए कर सकते थे। ठीक है? तो टाइम अच्छा है। इसके बाद हम सबसे पहले मेरा हिंदी वाला सेक्शन खुला था, तो हिंदी अ जनरली ये देखा जाता है, आप डीएसएसबी के किसी भी एग्जाम को उठा करके देखोगे, तो हिंदी बहुत मॉडरेट लेवल की पूछी जाती है या बहुत इजी एक तरीके से हम बोल सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, वहां पर हिंदी मतलब कई सारे सेक्शन होते हैं, तो उन सभी सेक्शंस में हिंदी वाला जो पोर्शन होता है वो सबसे इजी होता है और ऐसा मैं डी ट्रिपल एस बी टीसीटी एसएसटी के एग्जाम में भी देख चुका हूँ और अब दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट के एग्जाम में भी देख चुका हूँ। ठीक है? तो हिंदी वाला पोर्शन बहुत इजी था, उसमें जैसे हमारा
जैसे होता है ना, संज्ञा से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, विशेषण से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और साथ साथ एक क्रिया विशेषण टॉपिक है, वो ज्यादा पूछा गया था। एक से दो मुहावरे थे आई थिंक। और हाँ, कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ इस पे लाइक ग्रामर के व्याकरण के आधार पर जो मिस्टेक्स होती हैं, वो पूछे गए थे 1 से 2 क्वेश्चन, और एक पैराग्राफ पूछा गया था, जो बहुत ही ईज़ी था, ठीक है? उसको तो आप देख कर के यूँ ही उड़ा सकते थे, ठीक है? तो हिंदी जो थी वो आपकी बहुत ईज़ी थी। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कुछ बच्चों को ना ऐसा लगता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ थी, क्योंकि उन्होंने पढ़ी नहीं होती है। तो इंग्लिश वाला पोर्शन भी इतना हार्ड नहीं था, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन या देखिए वोकैब्युलरी वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, अगर किसी को ग्रामर के सभी कॉन्सेप्ट पता है तो वो ईज़िली कर लेता। ठीक है? लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं तो वो नहीं कर पाएगा ग्रामर वाले पोर्शन की। और उसके बाद रही बात वोकैब्युलरी की, तो वोकैब्युलरी वाला सेक्शन ऐसा होता है, अगर आपको पता है उस वर्ड के बारे में तो आप कर लोगे। अगर नहीं पता तो वो आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। ठीक है? तो वोकैब्युलरी वाला सेक्शन भी इतना डीप नहीं आता, या इतने हाई वर्ड नहीं आते हैं जो जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। एक नॉर्मली जो एक तरीके से बोल सकते हैं, जो ट्रेंडिंग में जो वर्ड चल रहे हैं वो ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है? तो वोकैब्युलरी वाला सेक्शन भी इतना हार्ड नहीं था, और इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है? जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है? उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कुछ 2 आई थिंक 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए थे। एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन आया था, और 25-25 का पोर्शन होता है ना इन सभी में, तो 25 क्वेश्चन में से आई आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर, कुछ वोकैब्युलरी वाला सेक्शन था, और हाँ, पैराग्राफ इंग्लिश में भी था। पैराग्राफ भी इतना हार्ड नहीं था, वो इजीली आप पढ़ सकते थे। उस पैराग्राफ में पढ़ करके मैं थोड़ा शॉक था कि उसके जो वर्ड थे वो बहुत ईज़ी था, मतलब पूरा पैराग्राफ ही बहुत ईज़ी था। उसको आप आसानी से हिंदी में क कन्वर्ट कर लेते अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानते हैं तो। ठीक है? तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी तो बहुत ईज़ी थी, लेकिन इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश थोड़ी-सी हिंदी से ऊपर थी, लेकिन इतनी नहीं थी, इतनी टफ नहीं थी। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं जीके की। जीके वाले पोर्शन की मैं बात करूँ, तो जीके वाले पोर्शन में क्या था, सबसे पहले मैं आपको करंट अफेयर बता देता हूँ। करंट अफेयर के ना लगभग 5 से 7 क्वेश्चन थे, और वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। मैं अपना बता देता हूँ पहले। 5 से 7 क्वेश्चन थे, वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, क्योंकि मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ रहा था, लेकिन उनको देख कर के पता चल रहा था कि वो इतने हार्ड नहीं थे। हाँ, जीके और करंट अफेयर वाला जो पोर्शन होता है ना, इसमें थोड़ा हार्ड इसीलिए लगता है क्योंकि आपको ना कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद जनरल साइंस हो गया। ठीक है? तो ये सारे पोर्शन पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन आपको अगर बेसिक भी नॉलेज है ना इन सभी सब्जेक्ट की, तो आप डेली हाई कोर्ट अटेंडेंट के एग्जाम में जीएस वाले पोर्शन को बड़ा इजीली कर लोगे। इसके लिए एक सेपरेट बुक भी आती होगी किसी ना किसी की, तो वहां पर वो सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं जहां से जनरली पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बता दूं, इन्होंने हर एक सब्जेक्ट पूछा था। जैसे हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन उठाए थे, ज्योग्राफी से भी इन्होंने 2-3 क्वेश्चन उठाए थे, पॉलिटिकल साइंस से भी 2-3 क्वेश्चन उठाए थे, और आपका जनरल साइंस से भी 2 से 4 क्वेश्चन थे, और हमारा इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन था, और साथ ही साथ जो हाँ, करंट अफेयर वाला पोर्शन था, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है? क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं थे, लेकिन हाँ, इन्होंने हर सब्जेक्ट से उठाया था। ठीक है? ऐसा नहीं था कि कोई भी छोड़ा होगा। सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी हुई है, मेरा टीसीटी एसएसटी है, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसके बाद जितने भी हिस्ट्री से पूछे गए थे वो भी मुझे पता था। हाँ, आपको जो पॉलिटी से मैं बात करूँ, तो पॉलिटी से ना आर्टिकल वगैरह पूछे गए थे। आर्टिकल से क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया था, और हाँ, यही था। राष्ट्रपति की कार्यपालिका जो शक्ति होती है उसके बारे में कुछ पूछा था। ठीक है? उसके बाद कार्यकारी शक्ति, सॉरी। ठीक है? तो ये हो गया हमारा जीके और करंट अफेयर वाला पोर्शन। अगर आपने लगभग 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ा है तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर आप नहीं भी अटेम्प्ट करते हैं करंट अफेयर को, अगर आपने नहीं पढ़ा है, हालांकि पढ़ना चाहिए आपको, 6 से 7 क्वेश्चन बहुत होते हैं अगर जहां पर आपका एग्जाम 100 नंबर का हो। ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स सच में ठीक था, मतलब ठीक नहीं कह सकते, मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ऐसा भी नहीं था कि हर कोई यूं ही कर लेगा। कुछ लगभग ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मुझे भी थोड़ा दिक्कत आई थी, लेकिन हाँ, जब हाँ,
लगभग एक सेक्शन होता है आपका, जब 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे ना, तो उसमें आपको बेसिक मैथ मिलेगी। बेसिक मैथ जैसे आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो आपको बाद वाला सेक्शन मिलेगा ना 10 क्वेश्चन का, तो उसमें आपकी होती है मेंसुरेशन वगैरह, ठीक है, तो वहां पर थोड़े टफ क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जो शुरुआत के जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो इजी ही होते हैं। इजी कहने का मतलब वो आपका अगर परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, टाइम एंड वर्क आपने अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह आपने पढ़ा है, तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो आप इजीली कर पाएंगे। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, वहां वहां पे। लेकिन हाँ, जो अगर आपने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है तो वो थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं वहां पर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के मैंने बात कर ली है। और साथ ही साथ मैं आपको अटेम्प्ट की बात करूं तो मैं लगभग 87 अटेम्प्ट कर करके आया था। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट 87 टू 88 के आसपास थे जो मैंने अटेम्प्ट किए थे। देखिए, सेफ अटेम्प्ट की बात करूं तो सेफ अटेम्प्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन सेफ खेलना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ होती है ना वो थोड़ी हाई जाती है। आप पिछले डेटा को उठा करके देखोगे, हालांकि पिछली बार थोड़ा जो चीजें थी, जो आपकी वैकेंसी थी वो बहुत कम थी। इस बार थोड़ी वैकेंसी ज्यादा है, 334 वैकेंसी है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पिछली बार 2017 में ये वैकेंसी आई थी, लगभग 63 थी, आई थिंक 73 वैकेंसी थी। मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, लेकिन पिछली बार इसी के आसपास डेटा था, और अब की बार थोड़ी वैकेंसी ज्यादा है। तो सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो सेफ अटेम्प्ट आपका, आप पहले तो आप जितना कर सकते हैं, अगर 100 कर पा रहे हैं तो 100 मान करके 100 ही करने हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लगभग 90 के आसपास कर, तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि अगर आप 90 के आसपास नहीं है तो आप सच में दौड़ में है ही नहीं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, यूआर से, अगर यूआर के लिए तो आपको 90 के आसपास अपना टारगेट बना करके चलना ही चाहिए, ठीक है। हालांकि कट ऑफ कम रहेगी अब की बार, लेकिन आपको 90 स्कोर करना है, और एग्जाम सच में इतना इजी होता है, आप कर लेंगे, ठीक। और वहीं पर मैं बात करूं, यूआर हो गया, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी लगभग इसी के आसपास। एससी की बात करें तो एससी में भी थोड़ा ना कंपटीशन हाई होता है, और वैकेंसी यहाँ पर कम होती है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली जाती है, तो इसका भी इसी के आसपास आप मान करके चले। आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 तो क्वेश्चन करके ही आने हैं, ठीक है। हालांकि मैं नहीं करके आया, लेकिन मैंने थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश की है उसकी वजह से। बट हाँ, है इसी के अराउंड ही। आप 85 टू 90 के आसपास अगर करके आ रहे हैं तो ठीक है, सेफ खेलते हुए। उसके बाद सेफ अटेम्प्ट हो गया आपका, 90 के आसपास आपको करना है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, अब की बार की कट ऑफ कितने तक जा सकती है? पिछली बार लगभग 87 गई थी आपकी एससी कैटेगरी की। वजह तो आप सभी को पता है, भाई वैकेंसी कम थी, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस थे, और कट ऑफ गई भी सभी की। लेकिन अब की बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग आप 85 यूआर कैटेगरी की तो मान करके चल ही सकते हैं, 85 या इससे प्लस भी हो सकता है, ठीक है। एससी कैटेगरी की भी लगभग 82 या 83, 82 से लेकर के 85 के आसपास आप मान करके चल सकते हैं। उसके बाद आप एसटी है या ओबीसी है, तो ओबीसी की थोड़ी कम जाती है, क्योंकि दिल्ली का जो ओबीसी होता है वही काउंट किया जाता है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा बहुत ही कम होगा, 1 से 2 नंबर आप नीचे मान करके चल सकते हैं, एससी हो या कोई अदर कैटेगरी हो, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। तो क्योंकि यहाँ पता कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई होता है, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें आपको बतानी थी। तो आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं इसी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्या सोर्स पढ़े, कहाँ से क्या करना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको पूछना है तो भी मैं बता सकता हूँ। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मतलब टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप डायरेक्ट मेरे से मैसेज कर सकते हैं, या फिर अपना कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका भी मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आंसर दे दूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बस यही चीजें थी जो आपसे आपके साथ शेयर करनी थी। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।